हम आपको बताएंगे कि आज 18वीं लोकसभा का पहला दिन कैसा रहा और इस बार की लोकसभा पिछली लोकसभाओं से अलग कैसे है और क्यों है। आज पहले दिन ही कुछ बदला बदला नजर आ रहा था, पहले दिन ही बदलाव नजर आ रहा था। आज 18वीं लोकसभा के पहले दिन को आप इन 3 भागों में बांट सकते हैं और ये 3 भाग हैं शपथ, संविधान और अग्निपथ। शपथ इसलिए क्योंकि आज लोकसभा के निर्वाचित सांसदों ने संसद की सदस्यता की शपथ ली। संविधान इसलिए क्योंकि आज विपक्षी दलों के तमाम सांसद संविधान की एक प्रति लेकर अपने अपने हाथों में लोकसभा में आए थे और जब प्रधानमंत्री मोदी ने सांसद के रूप में अपनी सदस्यता की शपथ ली, तब इस दौरान राहुल गांधी और अखिलेश यादव समेत विपक्ष के सभी सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी को संविधान की प्रति दिखाकर उनका विरोध किया और उनके खिलाफ नारे भी लगाए। तो जब प्रधानमंत्री मोदी शपथ ले रहे थे तब राहुल गांधी ने अपने हाथ में संविधान की एक प्रति ली हुई थी और वो उस समय प्रधानमंत्री मोदी को ऐसे हाथ उठाकर संविधान की प्रति दिखा रहे थे या मानो ये बताने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें संविधान याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे। और आज जो तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई, मैं दोबारा से आपको दिखाऊंगा। अभी विपक्षी दलों का कहना है कि देश का संविधान खतरे में है और मोदी सरकार संविधान की सबसे बड़ी दुश्मन है। लेकिन सरकार का कहना है कि जिस संविधान में विपक्ष के नेता देश के प्रधानमंत्री को उनकी नई सरकार के लिए बधाई देना तक जरूरी नहीं समझते और लोकतंत्र से भी ऊपर राजनीति को रखते हैं, वो विपक्ष और उसके नेता किस मुंह से संविधान की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो तस्वीर अगर आप देखेंगे तो आज का दिन ऐसा था जैसे चुनाव तो हो चुका, चुनाव के नतीजे भी आ चुके हैं, नई सरकार भी बन गई है, लेकिन विपक्ष को ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी चुनाव होना बाकी है और वो चुनाव प्रचार अपना वैसे ही जारी रखे हुए है जैसा कि चुनाव से पहले चल रहा था। तो बड़ी बात जो आज देखने को मिल रही है और आपको आने वाले समय में भी देखने को मिलेगी वो ये कि जिस प्रकार से इस लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे, नतीजे आने के बाद भी उन्होंने अपना चुनाव प्रचार रोका नहीं है। उनका चुनाव प्रचार अब भी जारी है, यानी वोटिंग हो चुकी, काउंटिंग हो चुकी, बीजेपी अपनी सरकार, गठबंधन की सरकार बना चुकी, लेकिन विपक्ष का चुनाव प्रचार जारी है और विपक्ष हर रोज संसद सत्र के दौरान इसी बहाने से अपना चुनाव प्रचार ऐसे ही जारी रखेगा। इसका मतलब आप समझते हैं? इसका मतलब यह है कि विपक्ष ने यह तय कर लिया है कि वो 5 साल इस सरकार को या तो चलने ही नहीं देंगे और अगर चलने भी देंगे तो बहुत मुश्किल से और कदम कदम पर वो सरकार के लिए मुश्किलें पैदा करेंगे। ये इत्तेफाक ही है कि आज जब कांग्रेस संविधान की रक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का विरोध कर रही है, तब आज से 49 वर्ष पहले इसी दिन 24 जून 1975 को भारत की पूर्व प्रधानमंत्री और राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी ने भारत में इमरजेंसी लगाने का फैसला लिया था और भारत के संविधान और लोकतंत्र की तब धज्जियां उड़ा दी थी। और इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि आज संविधान का मुद्दा उठाने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने गलत दिन का चुनाव कर लिया। कम से कम आज के दिन कांग्रेस को संविधान का मुद्दा नहीं उठाना चाहिए था, क्योंकि उस समय आज से 49 वर्ष पहले इंदिरा गांधी पर आरोप था कि उन्होंने रायबरेली में चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया और इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी को दोषी माना और कहा कि इंदिरा गांधी अगले 6 वर्षों तक किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं रह सकती। और हाई कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ इंदिरा गांधी ने 23 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी 24 जून 1975 को पूरी तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाने से
इनकार कर दिया था। यानी इंदिरा गांधी हाईकोर्ट में हारी और फिर सुप्रीम कोर्ट भी गई, सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिली, जिसके बाद आज के दिन इंदिरा गांधी ने सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ को देखते हुए भारत में इमरजेंसी लगाने का फैसला लिया और उस समय इमरजेंसी के अध्यादेश पर हस्ताक्षर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने किए थे, जिनका एक कार्टून उस समय भी बड़ा चर्चित था और आज भी इस कार्टून की बड़ी चर्चा होती है। मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये कार्टून उस समय छपा था अखबारों में। इसमें दिखाया गया है कि फखरुद्दीन अली अहमद अपने बाथ टब में है और सरकार उन्हें जो अध्यादेश देती थी उन पर वो आंखें मूंद कर ऐसे ही हस्ताक्षर कर दिया करते थे और 25 जून को भी यही हुआ। सरकार की तरफ से अध्यादेश आया इमरजेंसी का और उन्होंने कुछ इसी तरह से उस पर हस्ताक्षर कर दिए। और बड़ी बात यह है कि जब पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इमरजेंसी के अध्यादेश पर हस्ताक्षर किए तब रात के 11:30 बज रहे थे और ऐसा कहा जाता है कि इस अध्यादेश पर हस्ताक्षर करने की वजह से उस दिन राष्ट्रपति देर से सोए थे। और देखिए कार्टून में क्या लिखा है, कार्टून में लिखा है, इफ देयर आर एनी मोर ऑर्डिनेंसेस जस्ट आस्क देम टू वेट। मतलब अभी तो मैं बाथ टब में हूं, अगर और भी कोई ऑर्डिनेंस हैं तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, उसके बाद करता हूं मैं। इसकी बड़ी चर्चा हुई थी। आजकल राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री मोदी को तानाशाह बताते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं जब इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी तब उनके कैबिनेट मंत्रियों को भी इसकी भनक तक नहीं थी, किसी को कोई जानकारी नहीं थी। रात को इमरजेंसी के अध्यादेश पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद सुबह 5 बजे इंदिरा गांधी के निजी सचिव आर के धवन ने सभी कैबिनेट मंत्रियों को टेलीफोन करके यह सूचना दी कि इंदिरा गांधी अपने आवास पर 1 घंटे के बाद एक कैबिनेट मंत्रियों की मीटिंग करना चाहती हैं और इस मीटिंग का एजेंडा क्या होगा यह भी इंदिरा गांधी स्वयं ही बैठक शुरू होने के बाद मंत्रियों को बताएंगी। यानी 5 बजे कैबिनेट मिनिस्टर्स को फोन जाता है कि 6 बजे मीटिंग होगी और किसी मिनिस्टर को यह नहीं पता कि मीटिंग का एजेंडा क्या है। 6 बजे जब यह कैबिनेट बैठक शुरू हुई तब भी किसी मंत्री को इंदिरा गांधी के इतने बड़े फैसले के बारे में जानकारी नहीं थी। और सोचिए ये कितनी बड़ी बात है कि इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाने का फैसला ले लिया था और उनके कैबिनेट मंत्रियों को ही इसकी कोई सूचना नहीं थी, भनक तक नहीं थी। लगभग 6:15 बजे इंदिरा गांधी ने अपने कैबिनेट मंत्रियों को इसकी जानकारी दी और सुबह 7 बजे उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के दफ्तर जाकर देश के सामने रेडियो पर यह ऐलान कर दिया कि उनकी सरकार ने देश में इमरजेंसी लगा दी है। और पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल उस समय इंदिरा गांधी की सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने उन्हें भी अपने फैसले के बारे में कुछ नहीं बताया था। और वर्ष 2000 में मैंने खुद इंद्र कुमार गुजराल का एक इंटरव्यू किया था जिसमें उन्होंने मुझे बताया था कि इमरजेंसी का फैसला पूरी तरह से इंदिरा गांधी का था और उन्होंने अपने मंत्रियों को इस फैसले की भनक तक लगने नहीं दी थी। लेकिन आज राहुल गांधी और विपक्ष के तमाम सांसद लोकसभा में संविधान की कॉपी लेकर आते हैं और कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी संविधान को खत्म करना चाहते हैं और कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी वो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। जबकि सच यह है कि प्रधानमंत्री मोदी इस संविधान के सबसे बड़े लाभार्थी तो वो खुद ही रहे हैं। सोचिए अगर ये संविधान ना होता और ये लोकतंत्र ना होता तो क्या इस देश में एक चाय वाले का बेटा, एक गरीब परिवार से आने वाला एक व्यक्ति जो कि खुद ओबीसी है, क्या वो लगातार तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बन सकता था? और अगर प्रधानमंत्री मोदी संविधान विरोधी होते तो क्या पिछले 10 वर्षों में जब उनके पास पूर्ण बहुमत था तब क्या वो संविधान को बदल नहीं सकते थे? उनके पास 10 साल का मौका था संविधान को बदलने का, उन्होंने तब भी नहीं किया। संविधान और शपथ के बाद अब आपको प्रधानमंत्री मोदी के अग्निपथ के बारे में बताते हैं और वो ये कि इस बार की लोकसभा पिछली 2 लोकसभाओं से अलग क्यों है। आज लोकसभा का पहला दिन था, सब कुछ बड़ा अलग अलग नजर आ रहा था। पहली बात, पहले के मुकाबले इस बार विपक्ष काफी मजबूत स्थिति में है। इस बार लोकसभा में विपक्ष के पास 234 सांसद हैं, जबकि पिछली बार लोकसभा में विपक्ष के पास सिर्फ 142 सांसद थे। तो सोचिए 2019 में सरकार के पास 332 और विपक्ष के पास सिर्फ 142, यानी जो पलड़ा था
वो सरकार का बड़ा भारी था पिछली बार, लेकिन इस बार सरकार के पास 293 और विपक्ष के पास 234। और इस बार ये जो लड़ाई है ये बराबरी की है, या फिर समझ लीजिए कि दोनों टीमों में सिर्फ 19-20 का ही अंतर है। और जब 19-20 का अंतर होता है तो जब लड़ाई होती है, जो युद्ध होता है, मैच होता है, वो काफी दिलचस्प हो जाता है। आखिरी बॉल तक मैच खींचता है और इस बार भी आपको यही दिखाई देगा। दूसरा, 16वीं लोकसभा में बीजेपी के पास 282, 17वीं लोकसभा में बीजेपी के पास 303, और जबकि इस बार बीजेपी के पास सिर्फ 240 सांसद हैं और बीजेपी के पास अपने दम पर बहुमत नहीं है। और प्रधानमंत्री मोदी पहली बार गठबंधन की सरकार को लीड कर रहे हैं, जिसमें उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि उन्हें सामान्य से सामान्य बिल पास कराने के लिए भी एनडीए के सहयोगी दलों पर निर्भर रहना पड़ेगा। और यह प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार इस तरह की स्थिति का सामना किया है और 5 साल बाद वो इस तरह की स्थिति का सामना करेंगे। तो ये एक बिल्कुल दो नई बातें हैं, एक विपक्ष का बहुत मजबूत होना इस बार, और दूसरा प्रधानमंत्री मोदी इस बार गठबंधन की सरकार में है। तीसरा, इस बार लोकसभा में विपक्ष की तरफ से 2 लड़कों की जोड़ी आपको दिखाई देगी, जिसमें एक तरफ होंगे राहुल गांधी और दूसरी तरफ होंगे अखिलेश यादव। लोकसभा में बीजेपी के बाद कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, जिसके पास 98 सांसद हैं, और तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी, जिसके पास 37 सांसद हैं, और चौथी सबसे बड़ी पार्टी है ममता बनर्जी की टीएमसी, जिसके पास 29 सांसद हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी के सामने इस बार मजबूत विपक्ष की एक नई चुनौती है। और ये जो मजबूत विपक्ष है, इसके 2 चेहरे हैं जो आपकी स्क्रीन पर भी हैं, एक राहुल गांधी और एक अखिलेश यादव। राहुल गांधी की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है इस समय भारत में, और अखिलेश यादव की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है भारत में। इसलिए इस बार आपको राहुल गांधी का एक नया और अलग रूप लोकसभा में देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से अखिलेश यादव भी पहले के मुकाबले अब कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा आक्रामक होंगे, क्योंकि 37 सीटों का जो जोर होता है, 37 सीटों की जो ताकत होती है, वो आपको अखिलेश यादव के अंदर इस बार लोकसभा में दिखाई देगी। इसलिए विपक्ष जो है, विपक्ष की जो पूरी टीम है, वो इन 2 कप्तानों को, या आप कह सकते हैं ये विपक्ष की टीम के कप्तान और उप कप्तान हैं, इसलिए इनकी पारी पर आपको इस बार खास ध्यान देना होगा। चौथी बात, इस बार की लोकसभा में काम कम और हंगामा ज्यादा हो सकता है, जिसमें विपक्ष सरकार के खिलाफ हर मुद्दे पर उसकी घेराबंदी करेगा और उसके विश्वास मत को कदम कदम पर चुनौती देगा। इसलिए इस बार ज्यादा फायरवर्क्स होंगे, इस बार ज्यादा विवाद होंगे, इस बार ज्यादा संघर्ष आपको लोकसभा में दिखाई देगा। इस बात को शायद प्रधानमंत्री मोदी भी समझते हैं, और इसीलिए आज उन्होंने सत्र शुरू होने से पहले कहा कि सरकार चलाने के लिए बहुमत, लेकिन सदन चलाने के लिए सहमति जरूरी होती है। खबरों की अगर हम बात करें तो एक और खबर है जिसकी चर्चा हो रही है, और वो है मायावती के बारे में। अब हम आपको मायावती की फैमिली इंजीनियरिंग दिखाएंगे। सोशल इंजीनियरिंग के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन नेता फैमिली इंजीनियरिंग भी करते हैं, और इसके तहत मायावती ने 47 दिन के बाद एक बड़ा यू टर्न लेते हुए अपने भतीजे आकाश आनंद को फिर से अपना उत्तराधिकारी और पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक घोषित कर दिया है। बीएसपी के संस्थापक काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी के लिए अपने परिवार को त्याग दिया था, और मायावती ने भी तब यह वादा किया था कि वो भी अपने परिवार के किसी सदस्य को कभी अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाएंगी। लेकिन अब मायावती ने तय किया है कि आकाश आनंद ही उनके उत्तराधिकारी होंगे, और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद भी 29 वर्ष के आकाश आनंद के पास रहेगा। तो आकाश आनंद बड़े किस्मत वाले हैं, बड़े लकी हैं कि 29 वर्ष की उम्र में तो बहुत सारे लोगों को विधानसभा का टिकट भी नहीं मिलता, 29 साल की उम्र में तो लोकसभा का टिकट भी लोगों को नहीं मिलता, लेकिन आकाश आनंद 29 वर्ष की उम्र में अब बीएसपी को लीड करेंगे। 68 वर्ष की मायावती के इस फैसले पर हर किसी को हैरानी हो रही है, क्योंकि उन्होंने ही पिछले चुनाव के दौरान 7 मई को यह बयान दिया था कि आकाश आनंद अभी राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं है, और जब तक वो परिपक्व नहीं हो जाते तब तक पार्टी की जिम्मेदारी उन्हें नहीं सौंपी जाएगी। खुद उन्होंने ये कहा था। लेकिन 47 दिनों में ही मायावती ने यू टर्न ले लिया, और इसीलिए आज हर कोई उनसे ये सवाल पूछ रहा है
कि 47 दिन में ऐसा क्या हुआ कि आकाश आनंद परिपक्व भी हो गए, वो काबिल भी बन गए और बीएसपी में मायावती के उत्तराधिकारी भी वो बन गए। ऐसा कहा जाता है कि चुनाव में आकाश आनंद ने पार्टी लाइन से हटकर बीजेपी के खिलाफ कई बयान दिए थे, जिसके बाद मायावती ने उनकी राजनीतिक सूझबूझ पर सवाल उठाते हुए उन्हें पार्टी में सभी पदों से मुक्त कर दिया था। लेकिन जब चुनाव में बीएसपी को देश में एक भी सीट पर जीत नहीं मिली तो मायावती ने अपनी रणनीति को बदला और आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाकर उन्हें पार्टी की वो सारी जिम्मेदारियां दोबारा से सौंप दी। और आज उन्होंने एक बैठक की जिसमें यह तय हुआ कि उत्तर प्रदेश में जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उन चुनावों की जिम्मेदारी अब आकाश आनंद ही संभालेंगे। मिलावटी घी के बारे में है। गुजरात के नवसारी में पुलिस और क्राइम ब्रांच की एक टीम को बड़ी मात्रा में ऐसा घी बरामद हुआ जिसमें असली घी था ही नहीं। इसमें असली घी की जगह पाम ऑयल, क्रीम और ऐसे केमिकल्स मिले हुए थे जिनका नियमित सेवन करने से कैंसर और हृदय से जुड़ी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं और आपको हार्ट अटैक तक आ सकता है। पुलिस का कहना है कि उसने 3000 किलोग्राम से ज्यादा मिलावटी घी बरामद किया है जो बाजार में सुखवंत घी के नाम से बेचा जा रहा था। और यह वही कंपनी है जो अकेले गुजरात में प्रतिदिन 5000 से ज्यादा घी के डिब्बे बेचती है और दक्षिण गुजरात में लगभग सभी दुकानों पर इस कंपनी का घी आसानी से मिलता है। लेकिन जांच में पता चला कि यह घी न सिर्फ मिलावटी है बल्कि यह घी एक तरीके से जहर जितना ही खतरनाक भी है। इस घी में बेहिसाब पाम ऑयल मिलाया गया है जिसमें 50% से ज्यादा सैचुरेटेड फैट होता है और इस तेल को अधिक मात्रा में खाने से आपको हार्ट अटैक का खतरा 44% तक बढ़ जाता है। पाम ऑयल के अलावा इस घी को बनाने में ऐसे केमिकल्स और क्रीम का इस्तेमाल हुआ जिन पर प्रतिबंध है और जिनका सेवन करने से आपको गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा घी भारत में खाया जाता है। भारत में आज भी हर 10 में से 8 लोग खाने में घी का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से अनुमान है कि हमारे देश में नकली और मिलावटी घी का बाजार 30,000 करोड़ रुपए का हो चुका है। दुख की बात यह है कि मिलावटी और नकली घी खरीदने वाले ज्यादातर लोग निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं जिन्हें सस्ते दाम पर कंपनियां मिलावटी घी बेचती हैं पैसा बचाने के लिए। और इस बेईमानी को ना तो हमारी सरकारें रोक पाती हैं और ना ही संबंधित संस्थाएं इस मामले में कुछ कर पाती हैं। देखिए, हमारे देश में एक धारणा यह भी है कि जो देसी घी होता है उसे अमीर और पैसे वाले लोग खाते हैं और जो गरीब लोग हैं वो देसी घी नहीं खाते, बल्कि है उल्टा। आज के जमाने में जो अमीर लोग हैं उन्हें तो डॉक्टर ने ऐसे ही घी खाने से मना कर दिया है, वो तो ऐसे ही घी और चिकनाई खाते नहीं है। लेकिन जो मेहनत मजदूरी करने वाला व्यक्ति है, जो हमारे देश में रोज परिश्रम वाला काम करते हैं, सबसे ज्यादा घी वो लोग खाते हैं और सबसे ज्यादा आवश्यकता भी घी की उन्हीं को होती है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में हर साल जितना मिलावटी और नकली घी बनता है उसमें से 5% को भी पुलिस और सरकार पकड़ नहीं पाती और यह सारा नकली घी आसानी से लोगों के पेट में पहुंच जाता है। इसी साल जयपुर में डी मार्ट के एक रिटेल स्टोर से पुलिस ने 450 लीटर मिलावटी घी बरामद किया था, जिससे आप समझ सकते हैं कि अब बड़े बड़े रिटेल स्टोर्स पर भी बड़ी बड़ी ब्रांड्स का मिलावटी घी पहुंच रहा है। और घी बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में से एक सरस घी ने खुद यह शिकायत की कि बाजार में सरस घी के नाम से कुछ माफिया नकली घी बनाकर बेच रहे हैं और बदनामी उनकी हो रही है। माना जाता है कि घी की उत्पत्ति प्राचीन भारत में 2000 ईसा पूर्व हुई थी, जिसका आयुर्वेद से लेकर कई प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख किया गया। और घी को तरल सोना माना जाता है, यानी जो देसी घी है हमारे देश में, शुद्ध देसी घी, उसे सोने के समान माना गया है। आज भी हमारे देश में घी की खपत मंदिरों में भगवान की पूजा और आराधना के लिए होती है, क्योंकि घी शुद्धता का प्रतीक है जो सकारात्मकता को प्रज्वलित रखता है। लेकिन इस शुद्धता को भी आज के कलयुग की बेईमानी ने अब अशुद्ध कर दिया है और अब मिलावटी घी हार्ट अटैक के कारणों की एक बड़ी वजह बनता जा रहा है।